नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हाल ही में भी पेपर हुआ था 65th बीपीएससी का, तो उसके पेपर 2 जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं और इससे एक आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपका जो नेक्स्ट पेपर जो है बीपीएससी का कैसा आएगा। यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन से टॉपिक आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपको उनको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि क्वेश्चन आते कितने हैं। तो देखिए, पूरा पेपर जो होता है सेक्शन, उसमें कितने होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं, ठीक है। सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया और सेक्शन सी हो गया। 3 सेक्शन हो गए। अब हमको टोटल करने कितने क्वेश्चन होते हैं? तो टोटल क्वेश्चन हमको करने होते हैं 8, ठीक है। हमको 8 क्वेश्चन करने होते हैं और हर सेक्शन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 4-4 क्वेश्चन आते हैं। 4 सेक्शन ए में क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन सेक्शन बी से आते हैं और 4 क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं, ठीक है। अब 4 में से हमको हर सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन उठाने होते हैं? तो पहले सेक्शन से हमको उठाने हैं क्वेश्चन कितने? 3 क्वेश्चन करने होते हैं। दूसरे सेक्शन से कितने करने होते हैं? 3 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। और फिर जो आपका जो सेक्शन 3 है उससे आपको क्वेश्चन कितने करने होते हैं? 2 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टोटल हमको 8 क्वेश्चन करने होते हैं और सेक्शन ए से 3 क्वेश्चन करने हैं, सेक्शन बी से हमको 3 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन सी से जो हमको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो सेक्शन ए और बी में जो है चॉइस बहुत ही कम होती है, ध्यान रखिएगा। पेपर 2 की बात हो रही, ध्यान रखिएगा, पेपर 2 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है, जो सेक्शन ए होता है वो किससे संबंधित होता है? वो पॉलिटी से आता है क्वेश्चन इसमें, ठीक है। सेक्शन ए किससे संबंधित? पॉलिटी से हो गया। और जो सेक्शन बी है वो क्या है? वो है इकोनॉमी होती है। और कौन सी इकोनॉमी होती है? जो आर्थिक भूगोल होता है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, मुख्य रूप से भूगोल से जोड़ करके रखते हैं, उसको ज्योग्राफी से जोड़ के रखते हैं अर्थव्यवस्था को। तो एक प्योर इकोनॉमी नहीं पूछी जाएगी इसमें, इसमें आर्थिक भूगोल पूछा जाता है, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको अच्छा से वो क्लियर हो जाएगा। फिर जो सेक्शन सी होता है वो किसका होता है? साइंस एंड टेक का होता है, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से यहाँ पे क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अभी 65 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पे निर्देश दे रखे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से कि कैसे कैसे करना है क्वेश्चन आपको। तो यहाँ पे देखिए, सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि क्या आप इस वक्तव्य से सहमत हैं कि हमारे संविधान ने एक हाथ से जो है मौलिक अधिकार दिए हैं किंतु दूसरे हाथ से जो है उन्हें वापस ले लिया है। तो यहाँ पे पूछा गया है किससे? फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है, ठीक है। तो पॉलिटी में ध्यान रखिएगा, पॉलिटी में हमको जो है मुख्य रूप से क्वेश्चंस कहाँ से मिलते हैं देखने को। तो पहला तो हमको मिलता है प्रस्तावना से, यानी कि जो प्रेम्बल है भारत का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, वहां से क्वेश्चन को देखने को मिलता है। फिर दूसरा कहाँ से आता है? फंडामेंटल राइट से आते हैं क्वेश्चन। फिर फंडामेंटल ड्यूटी से भी क्वेश्चन आ सकता है। फंडामेंटल ड्यूटी के बाद क्या आता है? डीपीएसपी से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कुछ कोर एरिया है, वहीं से ही क्वेश्चंस आपको देखने को, हर बार वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको भी जो है इन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि प्रस्तावना के बारे में पढ़ा अच्छे से डिटेल होनी चाहिए। फिर संविधान का जो निर्माण हुआ है, संविधान की जो हमारे मूल विशेषताएं हैं उनके बारे में अच्छा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। और आपको देखने इतने ही टॉपिक में से आपको देखने को मिल जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कुछ विशेष प्रावधान जो हैं वहीं से आते हैं क्वेश्चंस। प्रस्तावना हो गया, आपको बताया मैंने, ठीक है। संविधान के बारे में, यानी कि संविधान की जो विशेषताएं वगैरह होंगी उससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फंडामेंटल राइट हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी हो गया, डीपीएसपी हो गया, ठीक है, गवर्नर हो गया, ठीक है। और अगर मान लो विधान परिषद से भी आ सकते हैं क्वेश्चन, अगर मान लो न्यूज़ मेकर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर कुछ तो आते हैं बेसिक से आते हैं, ठीक है, और कुछ आते हैं करंट से रिलेटेड। अभी आप देखेंगे आगे चल के, तो कुछ क्या है करंट से रिलेटेड भी आते हैं। अगर कोई चीज़ न्यूज़ में रही है तो उससे भी क्वेश्चन संबंधित करके जोड़ करके पूछा जा सकता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संसद एक गैर प्रभुता संपन्न विधि निर्मात्री संस्था है, इस कथन की क्या करनी है? हमको समीक्षा करनी है। तो यानी जो भारतीय यानी इंडियन जो पार्लियामेंट है वो क्या है? नॉन सोवरजिन, ठीक है, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट है, ऐसा बोला गया है। तो इसके बारे में हमको बोलना है और हमको ये बताना है कि ऐसा कहना गलत है, क्योंकि भारत की जो पार्लियामेंट है वो किससे चुन करके आती है? लोगों से चुन के आती है, ठीक है। तो भारत का जो सारी शक्ति जो है वो किसमें है? जनता के अंदर, जनता के पास है, ठीक है। तो संप्रभु है वो जनता,
ठीक है, तो इसके बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्या है, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था। ठीक है, तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो कह रहा है राष्ट्र उन्मुखी ना होकर के व्यक्ति उन्मुखी है। इस पे जो है क्वेश्चंस पूछा गया है इस बार। तो जाहिर सी बात है, जब ये न्यूज़ में रहता है ना, आजकल न्यूज़ में है ना ये बहुत, क्योंकि जो भारतीय राजनीति में जो है आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में जो है वो जो है व्यक्ति उन्मुख हो चुकी है वर्तमान समय में। ठीक है, क्योंकि अभी जो है पूरी जो आप देखेंगे जो दलीय व्यवस्था है बहुत ही कठोर हो चुकी है, और दल का जो प्रमुख नेता यानी प्रधानमंत्री है होता है, जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या है व्यक्ति उन्मुखी ऐसा है कमेंट उसने बोला है। तो इस पे क्या है आपको बताना है कि ये सही है या गलत है, और बाद में इसको क्या है इस तथ्य को जो है बिहार राज्य के परिप्रेक्ष्य में जो है स्पष्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है बिहार को लेकर के जो है पूछा गया है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन ये आया था। तो चौथा क्वेश्चन ये था कि ई शासन से आप क्या समझते हैं, यानी ई गवर्नेंस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ई शासन से आप क्या समझते हैं, और ई शासन को लागू करने में बिहार की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये जो है बिहार स्पेशल से लगभग है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए ई गवर्नेंस तो आजकल बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है, तो इस पर आपका नोट एक आप तैयार करके जरूर रखिएगा। ई शासन से क्वेश्चन आगे भी आ सकता है। तो ई गवर्नेंस के बारे में पूछा गया है, प्लस ई शासन यानी कि ई गवर्नेंस के बारे में पूछा गया है कि बिहार में क्या स्थिति है, कितना वो ई शासन को अपना पाया है, क्या स्थिति है, तो उससे आया है क्वेश्चन ये। तो देखा आपने 4 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो 4 में से आपको 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि एक ही चॉइस है आपको, एक क्वेश्चन छोड़ने की ही केवल चॉइस यहाँ पे है आपको। चलिए अगला जो आपका सेक्शन बी है, आपका सेक्शन बी जो आपका जो होता है आर्थिक भूगोल से होता है, यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी से आता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पहला कि भारतीय कृषि में जो है 1991 यानी कि ये एलपीजी का टाइम है ना, एलपीजी यानी जब यहाँ पे जो है एलपीजी कॉन्सेप्ट को लागू किया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उस समय की घटना है। उससे पूछा 1991 से लेकर के समृद्धि एवं उत्पादकता की प्रवृत्तियों की क्या करनी है, हमको व्याख्या करनी है। यानी कि यहाँ पे लिखा है इवेल्युएट द प्रोडक्शन, यानी कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा है, प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता कितनी बढ़ी है। ठीक है, किसमें, इंडियन एग्रीकल्चर में, तो वही लिखा हुआ है। और फिर बिहार में कृषि उत्पादन और उसकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए क्या व्यवहारिक उपाय किए जाने चाहिए, यहाँ पे आपसे सुझाव पूछा गया है। तो 2 क्वेश्चन हैं, तो पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसके बारे में लिखना पड़ता है कि 1991 से लेकर के जो है अब क्या परिवर्तन आ रहे हैं एग्रीकल्चर में। ठीक है, उसके यानी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को लेकर के। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें हमको लिखना है, उसका आंसर देना है क्या कि बिहार में जो है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया कैसे जा सकता है। ठीक है, तो उस पर हमको लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या आया था, तो आप देख रहे होंगे ज्योग्राफी से है क्वेश्चन लगभग, क्योंकि हम जब इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं यानी आर्थिक भूगोल पढ़ते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें को पढ़ाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में जो है आर्थिक सुधारों के बाद के काल में, यानी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे भारत में, तो भारत में आर्थिक सुधारों के बाद के काल में आर्थिक नियोजन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। ठीक है, इस संदर्भ में जो है समझाइए कि किस प्रकार राज्य और बाजार जो है देश के आर्थिक विकास में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। तो ये भी आपको मिलेगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी कि एमएसएमई जो होते हैं, तो सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम जो होते हैं की नई परिभाषा बताइए। तो ये न्यूज़ में था एक्चुअली, क्योंकि इसकी परिभाषा बदली गई है, यानी कि इसके सूक्ष्म के लिए अलग इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, उसकी सीमा बढ़ाई गई है सूक्ष्म के लिए, लघु के लिए और मध्यम उद्योगों के जो सीमा होती है कि किसको सूक्ष्म उद्योग बोलेंगे, किसको लघु उद्योग बोलेंगे, किसको मध्यम उद्योग बोलेंगे। तो इसके लिए अभी हाल ही में जो है परिवर्तन किए गए थे बजट में, इसीलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया ये। ठीक है, और भारत में क्या है औद्योगिक वृद्धि की गति को तीव्र करने व आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता को सुनिश्चित करने में इन उपक्रमों की भूमिका का आलोचनात्मक क्या करना है, मूल्यांकन करना है। यानी कि जो
देश का चलाया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान जो चलाया गया है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। तो उनको उसकी सफलता में जो है जो एमएसएमई सेक्टर होता है, एमएसएमई सेक्टर जो है वो कितना हेल्पफुल होगा, वो हमको आलोचनात्मक उस पर टिप्पणी करनी है। तो 2 क्वेश्चन है, पहले हमको बताना पड़ेगा कि परिभाषा क्या बनी नहीं आई है, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताएंगे कि वो आत्मनिर्भर भारत अभियान है क्या ये, और फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने में जो है एमएसएमई की जो है क्या क्या भूमिका हो सकती है और आलोचना करनी है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, इसके जो कमियां हैं एमएसएमई सेक्टर की उसको भी हमको बताना पड़ेगा। जैसे एमएसएमई सेक्टर की कमियां क्या होती हैं, तकनीकी नहीं है हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसे की कमी हो गई, ठीक है, और जो ये सामान बनाएंगे उसकी उत्पाद की गुणवत्ता है वो कम रहती है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो ये सारी चीज़ों को आप कमियों में लिख सकते हैं। स्किल्ड लेबर नहीं अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको वहाँ पे कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में जो मुख्य बाधाएं क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार का जो आर्थिक विकास जो है क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पहली तो हो जाएगी गरीबी हो जाएगी, ठीक है, गरीबी बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है। फिर कौशल विकास नहीं है, शिक्षा नहीं है, महिला सशक्तिकरण नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है अभी बिहार का, तो बहुत सारी हैं। तो हम इसको 2 भागों में तोड़ सकते हैं, प्राकृतिक कारण दे सकते हैं, फिर दूसरा सामाजिक आर्थिक कारण दे सकते हैं, ठीक है, और धार्मिक कारण भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। फिर इन बाधाओं को किस प्रकार दूर किया सकता है, तो पहले हमको जो बाधाएं बतानी हैं वो लिखना है, फिर उन्हीं बाधाओं को कैसे दूर किया सकता है उसको लिख देना था। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो अब देखा आपने यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन आए हैं और 4 में से हमको कितने करने हैं, 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, केवल 1 क्वेश्चन छोड़ने की आपको पास चॉइस है। तो 4 में से आपको 3 यहाँ पे भी करने हैं। अगला क्या है, सेक्शन 3 आ गया। अब जो हमारा कहाँ से आया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ गया। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत ही व्यवहारिक आते हैं, यानी कि करंट से जोड़ के आते हैं। तो आपको पता है कि मेक इन इंडिया जो है करंट में चल रहा था, ठीक है। तो भारत में जो है मेक इन इंडिया मोदी सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक प्रकार का क्या स्वदेशी आंदोलन है, क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब क्या हुआ कि भारत में आकर के बनाओ, तो मेक इन इंडिया, ठीक है। तो एक प्रकार का स्वदेशी हो गया, इंडिजीनियस प्रोडक्ट बनेंगे, सब कुछ बनेगा यहीं पे बनेगा, आयात कम होगा और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा इससे। फिर इस आंदोलन को क्या है, गति देने के लिए विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भूमिका का क्या करना है, उदाहरण सहित हमको विवेचना करनी है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमको मेक इन इंडिया लाना है, इस मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है और इसको अच्छा बनाना है, सफल बनाना है, तो हमको क्या चाहिए, उसके टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी की मदद से ही तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाया जा सकता है, तो उसके बारे में ही बताना है। तो पहले हमको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम है क्या, ठीक है, और कैसे स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देता है ये बताएंगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जो है मेक इन इंडिया को हम कैसे सफल बना सकते हैं एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वर्तमान परिदृश्य में देश के प्रमुख मुद्दे हैं। बढ़ती हुई क्या जनसंख्या पहली मुद्दा बोला उन्होंने, उच्च स्वास्थ्य जोखिम यानी कि हेल्थ से संबंधित मुद्दा है, घटते हुए प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, और घटती जा रही कृषि भूमि, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे शहरों का विकास हो रहा है तेजी से, तो वो क्या हो रहा है, कृषि भूमि के ऊपर ही तो शहरों का विकास हो रहा है, नगरों का विकास हो रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, कृषि भूमि क्या हो रही, कम हो रही है। तो ये सारे क्या हैं, चर्चित मुद्दे बताए इन्होंने, ठीक है। इन 4 क्षेत्रों में, तो 4 मुद्दे हो गए आपके, इन 4 क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 4 वैज्ञानिक प्रयासों की चर्चा कीजिए, ठीक है, जिन्हें आप लागू करना चाहेंगे, ठीक है। तो वैज्ञानिक प्रयास यानी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे संभाला जा सकता है, इस पे हमको वैज्ञानिक उत्तर देना है, यानी कि लॉजिकल उत्तर देना है। उच्च स्वास्थ्य जोखिम को कैसे जो है सही किया जा सकता है, ठीक है, और घटते हुए प्राकृतिक संसाधन है उसको कैसे जो है मैनेज किया जा सकता है। फिर जो एग्रीकल्चर भूमि जो डिग्रेड हो रही है यानी कम होती आ रही है, उसके बारे में कैसे जो है उसको जो है रोका जा सकता है, उस पर जो हमको अपना वहाँ पे विचार देना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहा। तो बहुत ही व्यवहारिक क्वेश्चन आएंगे, आप इन क्वेश्चंस का आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपको थोड़ा व्यवहारिक नॉलेज होगी, ठीक है।
किताबों में आपको ये ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको अपने नॉलेज जो पढ़ा है अपने किताबों में उसका इस्तेमाल करते हुए आपको अपना आंसर यहाँ पे देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 11वां क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, कह रहा है कि बिहार जो है लगातार बाढ़ और सूखे की जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता रहता है। ठीक है, इन आपदाओं के पूर्वानुमान और प्रबंधन में जो है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका हो सकती है। अपने उत्तर को प्रायोगिक उदाहरणों द्वारा समझाइए, यानी कि उसका एग्जाम्पल देकर के हमको बताना है। तो जाहिर सी बात है, बाढ़ का अगर पहले से हमको पता चल जाए, सूखे का पहले से पता चल जाए, यानी कि पूर्वानुमान लगा लेने, तो हमको काफ़ी जान माल की या फिर जन धन की हानि को क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है या फिर कम किया जा सकता है, उसके प्रभाव को, बाढ़ के प्रभाव को, सूखे के प्रभाव को। तो यहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का क्या जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन आया है 12वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन आपका ये दे रखा है कि कोविड-19, तो ये भी देखो करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है। तो कोविड-19 की स्थिति के कारण उत्पन्न हुई नौकरियों पर संकट, यानी जो जॉब क्राइसिस आई है उसकी बात कर रहा है। संकट की स्थिति को नियंत्रित करने तथा राष्ट्र के विकास की गति को बनाए रखने, यानी कि इकोनॉमी को कैसे जो है लगातार ऊपर उठाया जा सके, के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भूमिका क्या निभा सकते हैं, इस पर भी चर्चा करनी है। तो जाहिर सी बात, कोविड-19 जो आया उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ठीक है, उन पर संकट आ गया है, और क्या इससे हुआ, जीडीपी जो है काफ़ी नीचे चली गई है। ठीक है, तो अब इसको कैसे जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे जो है इसको सही किया सकता है, यानी कि नौकरियों को खतरा कम हो और जो ग्रोथ है इकोनॉमिक वो भी चलती रहे। तो क्या है, तो जैसे ऑनलाइन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें की जा सकती है। प्लस क्या है, अब टेक्नोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है कोविड-19 का टीका डेवलपमेंट होगा, तभी तो सारी क्राइसिस ख़त्म होगी। तो यानी कि टीका भी जो है इसमें आप उसका आंसर को भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि तेज़ी से जो है टीके के निर्माण में कार्य चल रहा है, फिर टीकाकरण किया जाएगा, और टीकाकरण कैसे किया जाए उसमें भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हर चीज़ में आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, तभी जो है चीज़ें जो है पहले जैसे नॉर्मल हो पाएंगी। तो ये रहे 12 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें भी साइंस में भी कितने क्वेश्चन आए, साइंस एंड टेक में 4 क्वेश्चन आए, और 4 में से हमको 2 क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आपके पास ऑप्शन रहेगा चूज करने का। ठीक है, 4 हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 2 छोड़ सकते हैं आप, है कोई भी। लेकिन बाकी जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है उसमें आपको केवल 1 क्वेश्चन ही छोड़ने का ऑप्शन होता है, यानी कि 3 क्वेश्चन वहाँ पे करने ही करने आपको हैं। तो ये रहा आपका जो है जीएस पेपर 2 का जो है पूरा एनालिसिस रहा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा।